बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इम्परफेक्ट कंपटीशन और इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से। इसमें हम ये देखेंगे, आपने इससे पहले जो आप पढ़ा है डिफरेंट थ्योरीज, उसमें हमने कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में आपने पढ़ा था, एमआरपीएस, वो बढ़ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन या इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट हो रही थी, जो हमने हेक्सर थ्योरी और उससे पहले भी पढ़ा था। इसी तरह से अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं उस सिचुएशन में ट्रेड कैसे होगी। और हाँ जी, समरा समरा कॉकअप का हाथ खड़ा था, मैं उसकी वजह से मैं रुका हूँ। उम्मीद है सबको आवाज़ आ रही होगी। आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। तो हम इस चैप्टर में इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर आपका प्लांट साइज या प्रोडक्शन लेवल एक्सपैंड करता है तो फिर ट्रेड के गेन्स क्या होंगे, पैटर्न क्या होगा, और उसके साथ साथ जो थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग है या थ्योरेटिकल सपोर्ट है वो कैसे मिलेगी, या उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह से इम्परफेक्ट कंपटीशन, मसलन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, ओलिगोपोली है, डिओपोली है, या मोनोपोली मैंने आपको जैसे बताया। उस सिचुएशन में भी इंटरनेशनल ट्रेड कैसे रोल प्ले करती है और उसके डायनामिक्स किस तरह से चलते हैं। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर और इस लेक्चर में हम दो पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। कल भी हम इसको टेकअप करेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे होती है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं और क्या फैक्टर्स हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उसकी वजह से इंटर इंडस्ट्री ट्रेड में कैसे वो चलता है, सारा सिस्टम कैसे होता है इंटर इंडस्ट्री ट्रेड का। और हम इसमें ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ टेक्नोलॉजिकल गैप एंड प्रोडक्ट साइकिल मॉडल्स ऑफ ट्रेड वर्क। और we also understand how the relationship between transportation cost and environmental standards in international trade or shape. तो आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन कास्ट की वजह से भी ट्रेड के ऊपर कोई असर पड़ सकता है, या साथ में अब इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है तो इन्वायरमेंट भी सफ़र कर सकता है। इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो हम इनको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हमने जो अभी तक पढ़ा है हेक्सर थ्योरी लास्ट चैप्टर के अंदर, और पिछले दिनों से हम पढ़ रहे थे, तो उसमें दो मेजर डिफिकल्टीज हैं। एक तो है कि हमने, आपको याद होगा, हमने स्टॉल्पर समुल्सन थ्योरम और वो पढ़ा था हमने, वो पैराडॉक्स, लियोनटिफ पैराडॉक्स, वो फैक्टर इंटेंसिटी के हवाले से, कि हम अगर अमेरिका का डाटा देखें तो बहुत सारी जो एक्सपोर्ट्स हैं दे आर लेबर इंटेंसिव एज कंपेयर टू कैपिटल इंटेंसिव। हालांकि जो अमेरिका है वो कैपिटल इंटेंसिव नेशन है। इसी तरह बहुत सारी जो इंपोर्ट्स हैं वो कैपिटल इंटेंसिव हो सकती हैं कुछ मुल्कों के अंदर, हालांकि वो कैपिटल कैपिटल अबंडेंट नेशंस भी होती हैं। तो हम इसके ऊपर ऑलरेडी वो सवाल उठ चुके थे लियोनटॉफ पैराडॉक्स की शक्ल में, कि इंपिरिकल वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी ऑफ हेक्सर मॉडल वो है या नहीं है। तो मैंने भी आपको कहा था कि उसमें डाटा का इंपिरिकल वैलिडिटी का मतलब है कि अगर हम डाटा को देखें, थ्योरी में जो सिर्फ बातें हैं, लेकिन अगर हम डाटा को एनालाइज करें तो क्या इस थ्योरी को हमारा जो रियल वर्ल्ड डाटा है वो सपोर्ट करता है या नहीं करता। तो एक तो ये क्वेश्चन था। ये वाला जो शक था हेक्सर थ्योरी के हिसाब से,
वो इस जो हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी उसको सपोर्ट ही मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें उसी थ्योरी के हवाले से ही चल रही हैं, तो इसकी वैलिडिटी और बढ़ती है, ना कि वो ख़त्म होती है। और इसी तरह से अगर हम हेक्सचेरोलन थ्योरी को ही देखें, तो इसका मतलब है कि बहुत सारी जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वो अभी भी अनएक्सप्लेन्ड है, क्योंकि हेक्सचेरोलन थ्योरी इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कवर नहीं करती, क्योंकि हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे, उसकी ये assumptions थी कि देयर आर टू नेशंस, टू प्रोडक्ट्स, आइडेंटिकल टेक्नोलॉजी है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर आइडेंटिकल, और बहुत सारी assumptions के साथ साथ एक assumption ये भी थी कि जो अ, अ, हम आउटपुट ले रहे थे वो थी एट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर हमने इनपुट 2% बढ़ाई है तो आउटपुट भी 2% बढ़नी थी। तो ये था। कायनात ने हैंड रेज किया है, मैं उसका देख लूँ अगर कोई मसला है तो। हाँ जी, कायनात। हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है कायनात? हेलो। हाँ जी कायनात, बाकियों ने तो नहीं बताया मुझे। वॉल्यूम मेरी तरफ से तो ठीक है, इसमें कोई इतना नहीं मसला। रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। आवाज़ और किसको नहीं आ रही? प्लीज़ आप अपना चेक करें। मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो आवाज़ आनी चाहिए, मेरा तो ख्याल है। बहुत सारे लोग तो यही कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है, तो आप प्लीज़ ये लेक्चर शेयर भी मैं कोशिश करूँगा हो जाए, अगर अच्छा हुआ तो। इसलिए आप लोग प्लीज़ इसको कोशिश करें समझने की। जितना कुछ है उसके साथ हम इसको कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हैं, वो हेक्सचेरोलन थ्योरी जहाँ तक अभी तक उस पे काम हुआ है उसमें कवर नहीं थे, लेकिन वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जो अनएक्सप्लेन्ड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड थ्योरेटिकल असम्पशंस, वो कुछ ना कुछ इसको सपोर्ट करती हैं। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है और लेक्चर है, उसमें हम इन चीज़ों को, जो नई ट्रेड थ्योरीज हैं उनके हवाले से जो गैप्स हैं, हम उनको फिल करने की कोशिश करेंगे। इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इम्परफेक्ट कंपटीशन, और डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज ओवर टाइम। जैसे हमने कहा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो आपको याद है जो हेक्सचेरोलन थ्योरी है, वो कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर बेस करती है, कंपैरेटिव एडवांटेज को बेस करती है ऑन डिफरेंसेस इन फैक्टर इंडोमेंट्स अमंग नेशन। तो जिसके पास ज़्यादा इनपुट किसी चीज़ के, वो ज़्यादा यूज़ करके वो वाली चीज़ बना के एक्सपोर्ट करेगा, और जो कम मिकदार में फैक्टर है, उस चीज़ को कम यूज़ करके उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें बहुत सारा हिस्सा जो है इंटरनेशनल ट्रेड का, वो फुलफिल या वो कवर नहीं होता, जिसके लिए हमें
कुछ फर्दर थ्योरेटिकल सपोर्ट चाहिए। तो हेक्सरोलन थ्योरी मॉडल एंड न्यू ट्रेड थ्योरीज या न्यू ट्रेड मॉडल्स, तो हम इन जो न्यू ट्रेड थ्योरीज हैं या मॉडल्स हैं, उनको अगर हमने पढ़ना है या देखना है, तो उसके लिए हमें बहुत सारी हेक्सरोलन की जो असम्पशन है थ्योरी की, उनको हमें रिलैक्स करना पड़ेगा, तो या मॉडिफाई करना पड़ेगा। हाँ, अगर हम उनको रिलैक्स करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, तो इससे जो हेक्सरोलन की थ्योरी है वो इनवैलिडेट नहीं होगी। हाँ, लेकिन relaxing assumptions of perfect competition and constant economies of scale require complementary theories to explain trade। ये जो दो assumptions हैं, एक assumption on perfect competition और दूसरी constant economies of scale यानी constant returns to scale, उनको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत और नॉलेज चाहिए होगा, जो कि इस चैप्टर के अंदर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो additional trade models are required to explain trade based on differences and technological change over time। तो ये हम अगले अगले चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे कि अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज आती है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आती है, तो फिर क्योंकि जो हेक्सरोलन का मॉडल है वो सेम टेक्नोलॉजी, देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट, या दो प्रोडक्ट्स हम कर रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि टेक्नोलॉजी रिमेन सेम। हाँ, लेकिन अगर तो रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है। रियल वर्ल्ड में टेक्नोलॉजीज ओवर टाइम एंड वेरी क्विकली चेंज होती रहती हैं, तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड भी उसके ऊपर भी इसका असर पड़ता होगा। तो उसके लिए हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंटरनेशनल ट्रेड, ये हमने हमने अजम्पशंस, आपको याद है हमने कहा था कि देयर आर टू नेशंस एंड टू कमोडिटीज, एक्स वन एक्स और वाई, और नेशन वन नेशन टू थी। बोथ नेशंस यूज सेम टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन, ये भी हमने कहा था। बोथ नेशंस हैव सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। दोनों, इसमें जो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, इसमें दोनों नेशंस के पास सेम सिमिलर नंबर ऑफ रिसोर्सेज या सिमिलर सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, तो ये एक डिफरेंट असम्पशन है। नाइदर कमोडिटी इज लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो इसमें जो दो प्रोडक्ट्स एक्स और वाई हैं, इनमें कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी, वो ना कैपिटल इंटेंसिव है और ना ही लेबर इंटेंसिव है। तो ये डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वो कौन सा करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स लेबर इंटेंसिव होगा और वाई कैपिटल इंटेंसिव होगा। ये आर्बिट्रेरी है या ये इनडिफरेंस है, इनडिफरेंट नेशंस के, वो किस फैक्टर को किस प्रोडक्ट में यूज़ करती हैं। तो क्योंकि उनके पास, दोनों नेशंस आप देख रहे हैं, थर्ड असम्पशन, दे हैव सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। तो हमने कुछ असम्पशंस को रिलैक्स किया है, हम कर रहे हैं। तो बहुत सारी असम्पशंस जो हेक्सरोलन थ्योरी की थी वो रिलैक्स हो रही हैं, तो उसकी वजह से फिर इंटरनेशनल ट्रेड पे असर पड़ता है। और जो पांचवी असम्पशन है, जिसमें हम बहुत सारा काम इस चैप्टर के अंदर होगा भी, both commodities are produced under increasing return to scale in both nations। तो इसमें हम ये अज्यूम करेंगे जो दोनों कमोडिटीज हैं वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के हिसाब से, कि अगर प्रोडक्शन एक्सपैंड करती है, हम हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आपको पता भी है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं। हमने जो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में पढ़ा था, और फिर हमने इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इंक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था। वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। एक था कांस्टेंट रिटर्न स्केल और दूसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जो हेक्सरोलन थ्योरी है वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के हिसाब से काम करती है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो दोनों कमोडिटीज हैं, दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड अंडर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो
ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। आपने पढ़ा भी होगा, ये आगे आ भी रहा है, तो उसकी शक्ल भी डिफरेंट होती है। उसका मतलब ये होता है कि आप जैसे जैसे आपने पढ़ा हुआ है, आप जैसे जैसे प्रोडक्शन एक्सपेंड करते हैं, आपकी एवरेज टोटल कास्ट या पर यूनिट कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट वो डिक्लाइन करती जाती है। हालांकि आपने देखा था कि हमने हेक्सर-रोलन थ्योरी में और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट में हमने क्या कहा था कि द चांसेस ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन और ओवररूल्ड। वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इसलिए नहीं हो सकती कि आप जैसे जैसे कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं, आपका पर यूनिट कास्ट या पी एक्स ओवर पी वाई, आपको याद होगा रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस, वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन उलट है, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या इकोनॉमीज ऑफ स्केल डू एग्जिस्ट, और हम इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे आगे चल के। मैंने चैप्टर आपके साथ शेयर किया हुआ था, आप उसको पढ़ें। मैं अभी मैंने पावर पॉइंट स्लाइड्स आपके साथ शेयर इसलिए नहीं की कि मैं इन पे अभी काम कर रहा हूँ। तो कल वाले लेक्चर के बाद मैं आपको शेयर कर दूंगा। तब तक आप जो पीडीएफ चैप्टर मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है उसको पढ़ते रहें। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जहाँ तक हम आज पढ़ेंगे वो वाली स्लाइड्स मैं आपको दे दूंगा, बाकी फिर कल वाली तो आपको फिर दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज हम इसका देख सकते हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आपने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आउटपुट ग्रोज प्रोपोर्शनेटली मोर देन इंक्रीज इन इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आउटपुट प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा बढ़ती है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन इनपुट्स। मसलन इफ ऑल इनपुट्स आर डबल्ड, आउटपुट इज मोर देन डबल्ड एंड सो ऑन। इसका मतलब है इनपुट अगर ट्रिपल हो जाती है तो आउटपुट विल बी मोर देन ट्रिपल्ड। तो जबकि हेक्सर-ओलन मॉडल क्या कहता था, इट अज्यूम्ड that both commodities are produced under conditions of constant returns to scale in two nations। ये आपने पढ़ा हुआ है। इसी तरह से छठी अजम्पशन है कि टेस्ट्स आर इक्वल इन बोथ नेशंस, जबकि उसमें टेस्ट वो डिफर कर रहे थे। उनका टेस्ट डिफरेंट है, उनका टेस्ट डिफरेंट है दोनों नेशंस में। तो यहाँ पे भी हमने इस अजम्पशन को भी रिलैक्स किया। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होती हैं? इट इज़ ए प्रोडक्शन सिचुएशन वेयर आउटपुट ग्रोज प्रोपोर्शनेटली मोर देन इंक्रीज इन इनपुट्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और इसकी वजह क्या है कि इट इज़ बिकॉज एट ए लार्जर स्केल ऑफ ऑपरेशन ए ग्रेटर डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन बिकम्स पॉसिबल। आप जैसे जैसे एक्सपैंड करते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर होती है एंड देयर इज स्पेशलाइजेशन। जब आप एक बंदे को बहुत सारे कामों पे लगाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी डिक्लाइन कर जाती है या वो नहीं होती, एज कंपेयर टू आप उसको स्पेशलाइज्ड वर्क दें। आप लोगों को डिवाइड करके खड़ा करें टास्क के हिसाब से, तो हर बंदा अपने टास्क में एक्सपर्टीज लेगा, वो स्पेशलाइज कर जाएगा। तो इससे क्या होगा, छोटे छोटे काम छोटे छोटे काम उनके लिए आसान हो जाएंगे, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी, यानी आउटपुट ग्रो करती जाएगी तेजी से। तो ये आपने माइक्रो में और बाकी सब्जेक्ट्स में कई दफ़ा पढ़ा है। तो विद इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड कैन ऑकर इवन इफ नेशंस आर आइडेंटिकल इन एवरी वे। तो हमने पीछे अजम्पशंस में भी देखा है कि दोनों नेशंस के टेस्ट सेम है, टेक्नोलॉजी सेम है और बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन फिर भी देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड। अगर उनकी बहुत सारी चीज़ें मिलती-जुलती भी होंगी, तो फिर भी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की वजह से वो आपस में ट्रेड करके गेन कर सकते हैं। तो ये है सिचुएशन इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के हवाले से। तो इसमें जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। आप देख रहे हैं ये जो हमारा ये इनवर्ड बेंडिंग, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। ए पॉइंट जिसके ऊपर है I1 इंडिफरेंस कर्व है।
तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ही यही होता है कि आपकी एवरेज टोटल कास्ट डिक्लाइन करती है विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। तो इससे क्या होगा, आप देख रहे हैं, आप जैसे जैसे एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, आप एक्स में स्पेशलाइज कर रहे हैं, आप ए से बी की तरफ मूव करेंगे। ए पॉइंट है नो ट्रेड इक्विलिब्रियम, ए पॉइंट के ऊपर ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर तो है दोनों नेशन, ये एक नेशन की आप बात कर लें, ये दोनों नेशंस, क्योंकि आपको पता है दोनों टेक्नोलॉजी सेम है, टेस्ट सेम है दोनों नेशंस के, तो इसलिए ये नेशन वन का भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, नेशन टू का भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, नेशन वन का भी इंडिफरेंस कर्व है, डिमांड है, नेशन टू की भी डिमांड है। तो ए पॉइंट के ऊपर दोनों इक्विलिब्रियम में है, दोनों नेशंस ए पॉइंट के ऊपर कंज्यूम कर रहे हैं बिकॉज बोथ नेशंस हैव सेम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो आप देख रहे हैं दोनों नेशंस 40-40 आप एक्स एंड वाई के यूनिट को कंज्यूम भी कर रहे हैं और प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड यहाँ तक। लेकिन अगर दोनों नेशंस एक्सपैंड करती हैं और स्पेशलाइज करती हैं इन आइदर ऑफ द प्रोडक्ट्स, हम ये आगे चल के आप पढ़ेंगे भी, तो एक नेशन एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइज कर जाए, दूसरी नेशन दूसरे प्रोडक्ट में स्पेशलाइज कर जाए, तो देयर आर ए लॉट ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एस्पेक्ट्स। तो उसके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं कि दोनों नेशंस में गेन इफ दे एक्सपैंड प्रोडक्शन एंड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन प्रोडक्ट। ये जरूरी नहीं है कि कौन सी नेशन किस में जाएगी, ये आर्बिट्रेरी है या इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, या ईच नेशन इज इंडिफरेंट इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो लेकिन नेशन वन फर्ज कर लें, वो बी के अंदर स्पेशलाइज करती है, तो कर लेगी, तो क्या होगा, उसको हर एडिशनल यूनिट ऑफ बी वो कम पैसों में पड़ता जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये आप उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स इज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग, तो ये उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इसी तरह से जो नेशन टू है वो अगर बी की तरफ जाएगी तो उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ईच एंड एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ बी है, वो पिछले की निस्बत कम होगी, तो इसमें भी उसको फायदा है। और दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि ए पॉइंट वो स्टेबल नहीं है, आगे में ये हम बात करेंगे भी, फिलहाल आप हम ये कहते हैं कि नेशन वन वो बी में स्पेशलाइज करती है और वो कंप्लीटली स्पेशलाइज कर जाती है, नेशन टू एक्स में स्पेशलाइज करती है और इट रीचेज एट पॉइंट बी, नेशन टू कंप्लीटली स्पेशलाइज करती है इन प्रोडक्ट वाई एंड रीचेज एट बी प्राइम। तो इसके बाद क्या है, दोनों आपस में ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस लेवल, वो स्ट्रेट लाइन वो बी पे, एक्स जो नेशन वन है वो एक्स तो बी पे प्रोड्यूस कर रही है और नेशन टू बी प्राइम पे प्रोड्यूस कर रही है, इसको आप मिला देंगे तो ये आइसोकास्ट लाइन आप कह सकते हैं, या आइसोकास्ट या बजट लाइन आप कह लें, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के लिए तो वो नीचे जो पी ए है वो है आइसोकास्ट लाइन, या आइसो रेवेन्यू लाइन भी आप इसको बोल सकते हैं, या रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस, आपको याद होगा हमने पढ़ा था। तो ई अब देखें 120 यूनिट्स ऑफ एक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय नेशन वन एंड 120 यूनिट्स ऑफ बी, 120 यूनिट्स ऑफ वाई आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय नेशन टू, वो करके तो 60 अगर यूनिट नेशन वन एक्सपोर्ट कर दे और 60 यूनिट वाई के इंपोर्ट करे, नेशन टू 60 यूनिट वाई के एक्सपोर्ट करे और 60 यूनिट एक्स के इंपोर्ट करे, तो दोनों 60-60 यूनिट्स के साथ 60 एक्स के 60 वाई के 60 एक्स वाई के 60 एक्स के, तो ई पॉइंट के ऊपर ये पहुंच जाएंगे, प्रोडक्शन हो रही है बी और बी प्राइम पॉइंट पे, जबकि कंजम्पशन हो जाएगी इनकी ई पॉइंट पे। तो इंडिफरेंस कर्व आप देख रहे हैं ऊपर चला गया है, पहले 40-40 कंज्यूम कर रहे थे, अब 60-60 कंज्यूम कर रहे हैं,
तो दोनों नेशंस को 20-20 यूनिट्स का बेनिफिट हुआ है, एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उन्होंने कहा है कि हम एक्स प्रोड्यूस करते हैं, दूसरों ने वाई प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और आपस में ट्रेड की है, तो दोनों नेशंस को बेनिफिट हुआ है 20 यूनिट्स एक्स और वाई दोनों के हिसाब से। तो अगर आप टोटल बेनिफिट देखें तो नेशन वन भी 60 यूनिट एक्स के कंज्यूम कर रही है और 60 यूनिट वाई के कंज्यूम कर रही है। तो 20 एक्स के यूनिट्स 20 वाई के यूनिट्स का दोनों को 40 यूनिट्स आप कह सकते हैं, दोनों नेशंस को 40-40 यूनिट्स का बेनिफिट हो रहा है। तो वेलफेयर इंप्रूव करेगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव करेगी। तो देयर आर a lot of prospects of benefiting from international trade if production takes place on the basis of economies of scale. ये देखें, तो with identical production frontiers and indifference map, the no trade equilibrium price in the two nations are identical. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पी ए है, यहाँ पे विद नो ट्रेड, आप देख रहे विद नो ट्रेड इक्विलिब्रियम, द नो ट्रेड इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस, और वो आपके सामने है, और फैक्टर प्राइसेस ए पॉइंट के ऊपर आइडेंटिकल है। लेकिन ये अनस्टेबल है क्योंकि जैसे ही ये जबकि आपने देखा था ये पी एक्स ओवर पी वाई इज इक्वल टू पी ए, यहाँ पे दोनों बराबर हैं। तो ये जो पी ए और जो हमारी लाइन ऊपर आपको नजर आ रही है, ये बिल्कुल पैरेलल है। तो रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस या फैक्टर रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस आप देखेंगे तो वो डिस्टर्ब नहीं हुई, वो सेम है। लेकिन जो बेनिफिट्स हैं वो इंक्रीज कर गए हैं। आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि जो अर्लियर थ्योरीज थी, जो दूसरी थ्योरीज हमने पढ़ी हैं, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन लीड्स टू गेन्स फ्रॉम ट्रेड। तो जो जबकि आपको याद है हेक्सरोलन थ्योरी और जो हमने स्टैंडर्ड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में देखा था कि कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इज नॉट वारंटेड, वो डिज़ायरेबल नहीं है। अगर आप कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेंगे तो देयर आर मैनी चांसेस योर बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड गोज फेडिंग, और वो कम हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं देयर इज बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड ड्यू टू कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, और उसकी वजह ये है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय प्रोड्यूसिंग वन गुड इन ईच नेशन। इसी तरह से आपने देखा है इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड बोथ विल प्रोड्यूस टू गुड्स एज ईच नेशन वांट्स टू कंज्यूम बोथ गुड्स, क्योंकि उनका इंडिफरेंस कर्व आर सेम। हाँ, लेकिन जब ट्रेड होती है, प्रोडक्शन तो एक प्रोडक्ट की हो रही होती है, लेकिन ट्रेड के बाद आप देखें ई पॉइंट के ऊपर तो दोनों प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन हो रही है। तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है कि दोनों, क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम है, तो दोनों को दोनों प्रोडक्ट्स मिल भी रहे हैं और दोनों बेनिफिट भी कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। अब देखें जो पॉइंट ए है, इट इज़ अनस्टेबल, क्योंकि अगर आप पॉइंट ए से बी की तरफ जाएं या ए से बी प्राइम की तरफ जाएं, तो पी एक्स ओवर पी वाई जो है वो फॉल करेगी या राइज करेगी। तो अगर एक नेशन ए से बी की तरफ जाती है, एक ही नहीं, जो जो ए पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रही थी एक नेशन, वो ए पॉइंट से बी की तरफ जाएगी, तो जो पी एक्स ओवर पी वाई है उसको क्या होगा, वो डिक्लाइन करेगी। और इसका उलट है, पी वाई ओवर पी एक्स वो राइज करेगी। या दूसरी तरफ ए पॉइंट से बी प्राइम की तरफ अगर जाएंगे तो क्या होगा, पी एक्स ओवर पी वाई राइज करेगी, और पी वाई ओवर या पी एक्स ओवर पी वाई तो राइज करेगी, लेकिन पी वाई ओवर पी एक्स जो है वो फॉल करेगी। तो इसका मतलब है